तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट रिच। मगर ये वीडियो ट्रू मायने में हाउ टू गेट रिच या मनी पैसा कैसे कमाएं इस पर नहीं। ये वीडियो है उन मेंटल मॉडल्स के ऊपर, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर मैं गलती से आकर गिरा हूँ बहुत दिनों में, बहुत सालों में, और गिर पाया हूँ क्योंकि मैं वास्तविक दुनिया में जीता हूँ और उससे सीखता हूँ, और साथ ही में मैं एक इंटरनेट नाम की दुनिया में भी जीता हूँ और उससे सीखता हूँ, और कुछ किताब तो हैं। तो उन सभी जगहों से सीख कर और उस सीखने को इम्प्लीमेंट कर कर या पैटर्न रिकग्निशन कर कर या दूसरे के मॉडल्स से सीख कर मैं कुछ मॉडल्स तक पहुँचा हूँ जो वेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है और पैसा कैसे बनाएं उससे रिलेटेड है। मगर अभी तक मैंने बहुत बड़ा पैसा बनाया नहीं। तो ये जो मॉडल्स हैं ये सिर्फ थ्योरी हैं, प्रैक्टिकलिटी इनमें बहुत कम है। मगर कुछ प्रैक्टिकल लोगों के भी मॉडल्स हैं, लेकिन सभी की सभी चीज़ें मैथ्स में हैं। थ्योरी हैं तो रियल थ्योरी हैं, मतलब काम तो करना चाहिए। अब बात ये रहेगी कि रियल लाइफ में काम कैसे करेगा। मैं जैसे यहाँ बताने वाला हूँ जरूरी नहीं है वैसे ही काम करें, ये बिल्कुल स्कूल की ज्ञान की तरह हो जाएगा। तो इन वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उनको मैंने कागज़ में लिख कर रखा है, भूल मत जाऊँ कर कर, और उनको अगर मैं डिस्कस करूँ, हर कोई रिच हो सकता है या वेल्दी रह सकता है। रिच और वेल्दी में अंतर क्या है, रिच क्या होता है, वेल्दी होना क्या होता है, वेल्दीनेस को किससे नापा जाता है, रियल मनी क्या है। और मनी वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, आपको पता चलेगा। और मनी को लेकर जो मुझको ही पता चला, कुछ महीने पहले ही पता चला या कुछ हफ्ते पहले ही पता चला, क्लिक किया, दिमाग घुमा देने वाला है, 360 टर्न है। उसको मनी को बनाया कैसे जा सकता है, उस चीज़ के लिए क्या क्या करना होगा, तो उसके लेवल्स हैं, वो सोसाइटी उसको करने से कैसे रोकती है, ईगो कैसे इसमें प्रॉब्लम बनता है और ईगो क्या है, और जो कहा जाता है कि ये लक्की था, इसका लक्की होने से पैसा बन गया, फूल्ड बाय रैंडमनेस, ये सब जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको भी समझेंगे। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा बने, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो भी बातें बताई गई हों वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर आप इन्हें समझ सके तो आपका दिमाग खुलने वाली हो। तो जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा वो होगी कंपाउंडिंग। और उस कंपाउंडिंग के जर्नी में, जे कर्व में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे हम फिर बाकी सब कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इससे पहले बताया, वेल्थ का कैसे बनता है, क्या है पैसा, क्या है, इन सब का उनका रोल इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे देखते जाएंगे जैसा जैसा चीज़ें आती जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडिंग के लिए मैंने एक बहुत बहुत फैसिनेटिंग आइडिया चुना है, कॉन्सेप्ट चुना है। वो कॉन्सेप्ट है बिग बैंग से लेकर अभी तक का रियलिटी का। तो बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर अगो, उसके बाद अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद पहला लाइफ आया 3.7 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद वो सिंगल सेल्यूलर लाइफ मल्टी सेल्यूलर हुआ 800 मिलियन ईयर्स अगो, फिर डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए 66 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब वो जो हमारा प्राइमरी एंसेस्टर था जिसने एक्सटिंक्शन के वक्त भी हमारा साथ दिया और जिंदा रहा, वो हुआ। उसके बाद पीठ उठाकर चलना मनुष्य की जो प्रजाति थी उसने 6 मिलियन ईयर्स अगो वो चालू किया। होमोसेपियंस डेवलप हुआ 3000 ईयर्स अगो। उसके बाद फार्मिंग आई 12,000 साल पहले। मेजर सिटीज टाउन डेवलप हुई 5,000 साल पहले, जो मेसोपोटामियन और इजिप्ट और इन सब का जो सिविलाइजेशन था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 260 साल पहले, 400 साल पहले एट मैक्स। और उसके बाद आईटी आया, मशीन से उसका सॉफ्टवेयर आया लगभग 30 साल पहले, 40 साल पहले मेजर रूप से। या कंप्यूटर आया 75 साल पहले। उसके बाद उसका कोड आया, ढंग से कोड आया 20 साल पहले, 25 अब तो 30-35 जितने भी हो गए उतने साल पहले। उसके बाद एआई को ढंग से आए 5 साल नहीं हुए हैं। आप इनमें एक चीज़ जो पैटर्न नोटिस करेंगे, ये जो कंपाउंडिंग है ये कुछ ऐसा चल रहा है, एक सेल से डबल सेल होने में 800 मिलियन साल लगे, मगर फिर डबल सेल से लाखों सेल होने में
उतने ही साल नहीं लगे, उसके 3 गुना 4 गुना कम लगे। इसका मतलब ये जो पैटर्न है यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा। अब एआई को होने में, अगर आईटी को कंप्लीट होने में 75 साल लगे, तो एआई को कंप्लीट होने में 20-25 साल लगेंगे, हो सकता है 15 साल लगे। और उसके बाद जो रेवोल्यूशन आएगा, जो भी नया मेजर एक शिफ्ट आएगा, उसको कंप्लीट होने में 5 साल लगे। और उसके बाद हो सकता है ये अर्थ फुली ऑटोमेटेड हो जाए, इस अर्थ में एक सिस्टम बन जाए। सिस्टम की बात हम आगे करेंगे, और वो जो सिस्टम है वही कोर कॉन्सेप्ट है वेल्थ का। उसी से बनता है वेल्थ, उसी से बनता है समृद्धि। और उसके बाद हो सकता है हम, जो हमारे कुछ महान लोग हैं इस दुनिया में, वो हमको मार्स पर लेकर जाएं, और फिर यही काम हम वहाँ दोहराएं। और जैसा ही पैटर्न लगा था एक सेल्यूलार से डबल सेल्यूलार होने में, वही पैटर्न एक प्लेनेट में रहने वाले स्पीसीज से 2 प्लेनेट में रहने वाले स्पीसीज में लगेगा। मजे की बात यह होगी कि हमारे साथ बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि पेट्स भी जाएंगे, मतलब पेट्स का भी इवोल्यूशन होगा। और हो सकता है हमसे ज़्यादा होशियार एआई हो जाए, तो एआई के लिए हम पेट्स हो जाएं, मगर क्योंकि वो हमारा ही क्रिएशन है तो वफादार रहेगा। मतलब 3 जनरेशन ऑफ पेट्स गोइंग टू अनदर प्लेनेट। उसके बाद सेम पैटर्न हो सकता है हमारे सोलार सिस्टम के लिए हो, फिर गैलेक्सी के लिए हो, फिर यूनिवर्स के लिए हो, और फिर मल्टीवर्स, फिर ओमनीवर्स। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अभी तक हमने जितना उसका नोटिस किया है उसी को हम पार करने के लिए खोज नहीं पाए हैं, उससे दूर नोटिस करने के लिए नहीं खोज पाए हैं। पता नहीं उसके बाहर क्या है, अगर कुछ है तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, यही नहीं पता। तो अभी ये जर्नी जो है, जो फिल्म है, वो 2 घंटों का है, और हम इस फिल्म में एक बैक्टीरिया के जैसे हैं, एक माइन्यूट मिली सेकेंड के लिए आते हैं और फिर मर जाते हैं। तो उस फिल्म के हम कुछ सेकंड के फ्रेम के लिए यहाँ इस दुनिया में हैं अभी, और वो फिल्म इतनी बड़ी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द कंपाउंडिंग, और सच एन ऑसम फैबुलस थिंग। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल है टाइमलाइन का, कंपाउंडिंग का। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया पूरा 20 मिनट लगाकर। बहुत अच्छे से समझाना पड़ा एआई को मेरे को उस कॉन्सेप्ट को, तब वो समझा। उसके बाद भी 10-15 मिनट चार्ट बनाने में ले लिए, सोच रहा था। तो बिग बैंग से सूर्य को बनने में इतने साल लगे, और ये इतना समय लिया, इतना समय। उसके बाद सिंगल सेल्यूलर सेल को आने में इतने साल लगे, और ये बीच में जो मल्टी सेल्यूलर है उसको खा गया। ठीक है, एआई इन डेवलपिंग स्टेज। उसके बाद का ग्रोथ आप देख सकते हो, चीज़ें दिखना बंद हो चुकी हैं। तो जो कंपाउंडिंग होता है, उस कंपाउंडिंग का ये करिश्मा है। और अगर इसको मैं इन्वर्स में देखूं तो वो कुछ ऐसा है, जे करो इन्वर्स में अगर मैं टाइम लाइन वाइज देखूं तो ऐसा 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 होते आया है। और वो कैगर जो है, जिस कैगर से हम बढ़े हैं, उसको पहला जो सेल आया था उससे अभी अर्थ में जितने मौजूदा सेल हैं उससे मैं निकालूं तो सिर्फ 1.74% कैगर से बढ़े हैं। 13 या 3 बिलियन ईयर्स अगो एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आया था, हमारा पूर्वज आया था, और आज 100 साल या 70 साल के लिए जीने वाला एक होशियार मनुष्य आ पाया है जो 40 ट्रिलियन सेल्स रखता है। 3 बिलियन ईयर अगो इतना होता है कि उसमें 70 बिलियन ह्यूमंस या ह्यूमंस का पूर्वज एक तरीके से रह चुके हैं, जो उससे ज़्यादा होगा क्योंकि समय के साथ हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ता गया है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ माइंड बॉगलिंग एंड विच आई वुड वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो। आगे ऐसी और भी बहुत कुछ है। अब इसमें जो एक पैटर्न नोटिस हुआ है, हर बार जब भी चीज़ें बढ़ती हैं ऑन एन एवरेज 400% कैगर से बढ़ती है। तो जब फार्मिंग होता था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के जो अमीर थे
वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के अमीर से या समृद्धि से, दुनिया के समृद्धि से 400% कम थे। उसके बाद के 400% ज़्यादा, IT वाले उसके बाद के 400% से ज़्यादा, AI वाले उसके बाद के 400% से ज़्यादा, और ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक है, और दुनिया में भी समृद्धि कुछ वैसी ही बढ़ेगी। तो अब इस टाइमलाइन में जो कंपाउंडिंग का मैंने आपको समझाया, में समझते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसमें वेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी क्या है, और बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ हुआ, ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, उसके बाद एनिमल्स डेवलप हुए उस सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से। तो एनिमल का एग्जांपल लेकर आप समझेंगे, एनिमल के पास कोई वेल्थ नहीं है, कोई वेल्थ वो पजेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता। ना ही सिर्फ वो किसी चीज़ को स्टोर कर सकता है, वो कुछ सिस्टम नहीं बना सकता, वो कुछ मशीन नहीं बना सकता जो एक मनुष्य बना सकता है। एक सिस्टम जिसके तहत वो चीज़ों को लिख सकता है, जिसके तहत वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, याद रख सकता है, उसके बाद या फिर उसको अपने प्रीवियस जनरेशन को पास ऑन कर सकता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेल्थ। नॉलेज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेल्थ। अगर आपको पता है खाना कहाँ मिलता है, पानी कहाँ मिलता है, किसके पास जाने से मैं जिंदा रहूँगा, इट इज़ फॉर्म ऑफ वेल्थ। पैसे का भी वही काम है, आपको जिंदा रखना है। आप इंक्रीमेंटल पावर है, लेवल्स हैं। नॉलेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ह्यूमन के जीवन में आया, या फिर लैंग्वेज और नॉलेज दोनों एक ही रूप हैं, आए जब होमोसेपियंस के आसपास आ गए होंगे, स्टोन एज आया। टूल्स, वन मशीन है, वो काम को आसान किया, वो वेल्थ का रूप लेकर उभरे। उन्होंने मनुष्य के लिए शिकार को आसान किया बाकी जानवरों के बदले, और ना ही सिर्फ आसान किया, वो अब धीरे धीरे कर कर नमक का इसका उसका प्रयोग कर कर मीट को बचा भी सकते थे। तो एक खाना अगर 2 दिन चल जाए और शेर का सिर्फ 1 दिन चलता हो, वो भी उस दिन जिस दिन वो शिकार करे, तो वो प्रिजर्व्ड वेल्थ बना 2 दिन के लिए, वो मीट। अब उसके आगे अगर आप आए इस एग्जाम्पल में, धीरे 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 डाटा बढ़ते बढ़ते, लैंग्वेज बढ़ते बढ़ते, नॉलेज बढ़ते बढ़ते, मनुष्य को ये समझ में आया कि अगर बीज को जमीन में फेंक दिया जाए तो चावल उग जाता है, और फल फूल गेहूं जो भी वो उगाता रहा होगा था वो उग जाता है, और उसको अगर खाया जाए तो अपने जो आबादी है उसका पेट बड़े आसानी से भरा जा सकता है। 12-12, 60-60 किलोमीटर पहले मनुष्य दौड़ते थे शिकार के पीछे, थका थका के मारते थे, और वो शिकार अफ्रीका में होता था। इसलिए अफ्रीकन्स का जीन्स दौड़ने में बहुत आगे है, और उनका नहीं है, क्योंकि वो दौड़ने का काम उन्हीं लोग का था, बाकी लोग उतना नहीं दौड़ते थे। तो जिस वजह से उनको पता चला कि खेती इज एन कंपैरेटिवली इजियर वे। एक बार उगा दो, रखवाली करो और भूल जाओ, और जानवरों को पाल सकते हो खाने के लिए, दौड़ के शिकार करने की जरूरत नहीं। और इवन अगर वो अच्छा जानवर है जैसे डॉग, तो आपकी रक्षा भी करेगा, आपके प्रति वफादार भी रहेगा, एक अच्छा म्यूचुअल कनेक्शन बन जाएगा। आप उसकी रक्षा करो, वो आपकी रक्षा करेगा। दिस बिकम अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। धान यहाँ कहते हैं, और जहाँ तक है आरती में भी मैंने सुना है, धान, धन और पुत्र, ये बने 3 मेजर वेल्थ। वो चीज़ें जो आपको जिंदा रहने में मदद करें, जो आपका जीवन बचा सकें, आपका समय बचाएं, और फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी हो, जिसको आप धीरे 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 करके उपयोग कर कर एक जीवन क्या लाखों जीवन गुजार सके। दैट्स वेल्थ। तो समृद्धि जहाँ आपको कुछ करना ना पड़े, तो वो जो पहला समृद्धि बना वो आया फार्मिंग से। उसके बाद जो जानवर पालना फार्मिंग से पहले ही चालू कर दिया था, तो दूध, उसके बाद धान और पुत, ये बने 3 वेल्थ। उसके बाद मेजर वेल्थ 5000 साल बाद चलना चालू हुआ, जहाँ पे धान के बदले जो बाटर सिस्टम चलता था, मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था क्लास 6 में, जो बाटर सिस्टम चलता था वो बंद होने की कगार में आया। क्योंकि अब आप सिर्फ धान नहीं उगा रहे थे, कोई धान भी उगा रहा था, कोई कुछ और कोई समुद्र नमक लाने भी जा रहा था, पहाड़ नमक लाने भी जा रहा था, कोई सिल्क तो तब बना था कि नहीं पता नहीं, मगर
जो मेसोपोटामिया है, मोहनजोदारो है, और जितने जितने बड़े 4 मेजर सिविलाइजेशन है उनके बीच में ट्रेड चालू हो चुका था 4,000 साल आसपास पहले। तभी के वेद भी हैं। तो आर्यंस आए और यहाँ कब्जा किया, वो थोड़े बाद में हुआ, उसके जस्ट डबल बाद में। तो तब डेवलपमेंट हुआ पहले फॉर्म ऑफ एसेट का या दूसरे फॉर्म ऑफ एसेट का, जो था करेंसी। पहले फॉर्म ऑफ एसेट घर सेफ्टी देता है, जमीन खाना मिलता है, पुत्र फिजिकल एसेट जो बना, जो रियली में काम आता है, वो एसेट, कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, वही ही वैल्यू है, वो एसेट बना। उसके बाद बना गोल्ड। आप अपने धान को पुत्र पुत्र को कोई ट्रेड नहीं करता, पुत्र के बदले काम कराकर उसको, या दूध के बदले या नमक के बदले, अपनी मेहनत के बदले, जो भी आप वैल्यू जनरेट करें उसके बदले आप ले सकते थे गोल्ड। गोल्ड बना फर्स्ट करेंसी कह सकते हो। गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जिसमें टिके हैं अभी गोल्ड। सिल्वर था कभी, फिर कभी गोल्ड, फिर सिल्वर, कभी गोल्ड, ऐसा चला है, मगर मेजरली गोल्ड। तो वो गोल्ड आज भी चलता है, इसलिए गोल्ड गोल्ड है। उसके बाद इस सिस्टम को, गोल्ड सिस्टम को ढंग से अबॉलिश होने में, मुगलों के समय भी गोल्ड ही चलता था, ढंग से एबॉलिश होने में मेजर करेंसी के रूप में लगे लगभग सन 1800 के आसपास, 1850 के आसपास, डॉलर के बाद ही और वर्ल्ड वॉर के पहले और उसके बाद। तब क्या हुआ, या जब इंटरनेशनली ट्रेड होता था बहुत पहले, तो रियली गोल्ड के साथ होता था। लोग, ट्रेडर्स अपने साथ गोल्ड लेकर चला करते थे सामान के बदले, जो बहुत रिस्की था और महंगा भी। तो उन्होंने चाहा कि हम राजा को अपना गोल्ड दे दें, बैंकिंग सिस्टम बना एक तरीके का, राजा को हम अपना गोल्ड दे दें, या राजा ही ले ले हमसे गोल्ड, और उसके बदले हमको प्रॉमिसरी नोट दे दे, कुछ ब्याज के साथ या बिना ब्याज के। और क्योंकि हमको हमारे राजा पर भरोसा है, हम अपना सोना राजा के पास छोड़ कर जाते हैं ब्याज में या बिना ब्याज के। राजा हमको उसके बदले एक रिसिप्ट देता है कि तुम्हारा सोना मेरे पास है। राजा उसको अपने उपयोग में, इंटर राज्य उपयोग में उपयोग करता है, और मैं इसको अपने व्यापारियों के साथ ट्रेड करने में उपयोग करता हूँ उस रिसिप्ट का। तो पहला नोट, पहला मनी जो शायद चाइना में बना था वो आया, उसके बाद मुगल में आ गया था, उसके बाद मेजर सब दुनिया में आ गया था। तो गोल्ड के बजाय अब जैसे जैसे दुनिया में वो बढ़ा, इंटर कनेक्शन बढ़ा, नॉन युद्ध के वक्त अपने मित्र दोस्त देशों से उस नोट के बदले, क्योंकि आपको भरोसा है अपने मित्र में, ट्रेडिंग होना चालू हुआ। और वो नोट गोल्ड का वैल्यू रखने लगा, मतलब रियली रखता था। और उसके बाद उसको मैनेज किया जाता था हमेशा। वो जो एक गोल्ड का नोट है, उसके बदले एक गोल्ड का बार उस राजा के तिजोरी में हो या बैंक के तिजोरी में हो, जरूरी नहीं था। वो उसको एक 10 नोट छापा और 5 सोना रखा, क्योंकि वो 10 के 10 एक साथ मेरे पास तो मंगने आएंगे नहीं कभी, तो मैं उस 5 के बदले 2 सोने जितना वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ, जिससे समृद्धि आई, क्योंकि वैल्यू रियली में है, इन्फ्लेशन नहीं आया और लोग अमीर हुए। अमीर कैसे हुए अब अमीरी का, रियल वेल्थ का कॉन्सेप्ट समझना, मैं थोड़ा आगे चला गया था। गोल्ड जो है मिलता था किसके बदले, किसी चीज के बदले, किसी वैल्यू के बदले। वो वैल्यू क्या होती, धन, पुत्र, नमक, मीट, लैंड। जो दूसरा एग्जांपल आ रहा है वो नहीं बोल सकते, पहले होता था लेकिन। और मतलब स्लेव्स के बदले वाइफ्स के बदले पत्नी का मतलब होता ही वही है, लंका पति। किसका पति बताओ, लंका का मतलब, समझ रहे हो ना। तो आज भी होता है बहुत हद तक, जहाँ समृद्धि नहीं है वहाँ होता ही है, बदल रहा है। तो उसके बदले मिलता गोल्ड उसके बदले वैल्यू स्टोर करता, क्योंकि गोल्ड उस जमीन से उन सभी चीज़ों से बहुत छोटा था। उसको ऐसा जेब में रखो और जाके ट्रेड कर आ जाओ। और क्योंकि इस गोल्ड के बदले कुछ भी और ट्रेड किया जा सकता है, कुछ भी और, तो ये गोल्ड वैल्यू रखेगा, एक मीडियम बन जाएगा स्टोर का। मगर अगर मैं नमक के बदले किसी से डायरेक्ट
धान मंगने जाऊं, आज भी जाऊं कि मेरे पास ये कप है, इस कप को ले लो और मेरे को कॉफ़ी दे दो, भले ही इस कप का वैल्यू हो जो भी है 50 60 30 रुपए, तो मेरे को 30 रुपए का कॉफ़ी नहीं देगा क्योंकि इसके पास लिक्विडिटी नहीं है। इसी कारण गोल्ड आया। गोल्ड के पास क्या थी? लिक्विडिटी थी, मेजर फॉर्म्स में लिक्विडिटी थी। फिर नोट आया, नोट में उससे बड़ी लिक्विडिटी थी क्योंकि वो और छोटा था, उसको एक्सेप्ट करना और आसान था, उसका खर्चा नहीं था। तो फिर इंटर देशों के बीच में वो ट्रेड चालू हुए और अल्टीमेटली आपको गोल्ड तभी मिलता, ऐसे तो माइन करने से मिलता, मगर एक आदमी से आपको मिलता तभी जब ही आप कुछ पैदा करते, धान उगाते, आपके पास गोल्ड आता, जमीन बनाते, पहले जब जंगल था आपको गोल्ड मिलता। अब राजा के पास काम करते, किसी और के पास काम करते, वैल्यू जनरेट करते, आपको गोल्ड मिलता, कुछ नया पैदा करते, आपको गोल्ड मिलता। दैट वॉज वेल्थ। वही वेल्थ है, नॉलेज के रूप में जो एक वैल्यू जनरेशन में आ गया, धीरे 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 पास ऑन होकर ये बना वेल्थ, ये बना मनी। उसके बाद वो गोल्ड जो पहला एसेट क्लास था फिजिकल, उसके बाद फिजिकल का वैल्यू होल्ड करने वाला फिजिकल गोल्ड, फिर उस फिजिकल का वैल्यू होल्ड करने वाला नोट जो फिर 1800s के आसपास और उससे पहले भी बहुत बार आकर ब्रेक हुआ। और उस प्रोमिसरी नोट का जैसे ही राजा की सत्ता खतरे में आई, कोई वैल्यू नहीं रहा, उसने मरते दम तक उस अपने सोने का उपयोग करना समझा, या नए नोट बिना मतलब के बिना सोने रखे छापना समझा, जरूरी समझा, और अपने अमीर लोगों को अपने देश के और दूसरे देश के अगर लेना चाहे तो नोट बांटना चालू किया, और वास्तविक में सोना बहुत कम उसके बदले या जीरो, और अपना खर्चा चलाना जरूरी समझा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं है, रियल सोना नहीं है, और सोना तभी मिलेगा जब आप काम करोगे, तो इन्फ्लेशन आना चालू हुआ। लोगों के पास पैसा बहुत मगर कोई सामान ही नहीं है, और लोगों को खरीदने का मन भी है, तो बिड मारना चालू किए, इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना, क्योंकि सबके पास पैसा है, बोरी बोरी पैसा है। तो इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन यही है, सरकार नोट छापती है या लोग लेना और चाहते हैं, सामान कम बनता है। और डिफ्लेशन जब आएगा, जब सामान बहुत ज़्यादा बनेगा और लोगों के पास जो पैसा है वो लिमिटेड है और लेना नहीं चाहते, यानी बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, तो अभी जो इकोनॉमी में आएगा आगे आने वाले समय में वो डिफ्लेशन आएगा, और हमेशा से आता गया है, मगर बट विथ एन इन्फ्लेशन, तो वो लगता है इन्फ्लेशन है, क्योंकि सरकार उससे हमेशा ज़्यादा नोट छापती है जितना इस दुनिया में प्रोडक्शन होता है, वैल्यू जनरेशन होता है। क्यों? ताकि आपको ऐसा मत लगे कि मैं सो जाऊं और मेरे को काम करना नहीं पड़े और मैं ये जो नोट रखे रहूं, इसके बदले मेरा वैल्यू बढ़ता रहे। दैट्स वाई। मतलब ऐसा समझें कि इस दुनिया में सभी के सभी लोग होशियार हो जाएं, नवल रविकांत से आया है एग्जाम्पल, सभी के सभी होशियार हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, और सबको पता चल जाए कि सिस्टम कैसे बनाना है, मशीन कैसे बनाना है। वो मशीन के रूप में एआई ही क्यों ना हो, अभी का जो मॉडर्न लेटेस्ट है, ब्रिज क्यों ना हो, फार्मिंग टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, सभी को एक इलोन मस्क के लेवल का जो अभी का लेटेस्ट एग्जांपल आता है, उससे बैक में कोई होगा तो हमको अभी पता नहीं चल रहा है, उस लेवल का दिमाग आ जाए सभी के पास, और सभी उस लेवल के इनोवेशन में लग जाएं, अलग 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 फील्ड में, तो फिर दुनिया कहाँ होगी? बस वही वेल्थ है। हर कोई इतना इंजीनियर होगा कि वो बोलेगा नहीं, वो सोचेगा। न्यूरलिंक भी बनाने वाला है इलॉन मस्क, वो सोचेगा और उधर लाइट चालू हो जाएगा, बिजली अपने आप पैदा होगी, अपने आप प्रोडक्शन होगा, अपने आप उसके घर में आ जाएगा, उसको चिंता ही नहीं है। वो अनलिमिटेड वैल्यूएशन, अनलिमिटेड वैल्यू का मालिक है, वो रियली में वेल्दी है। दैट्स वेल्थ। जो आसपास का वैल्यू जनरेशन दिखता है, टेक्नोलॉजी दिखता है, नॉलेज की वजह से जो पास ऑन होता होता, कंपाउंडिंग होता होता यहाँ आया है, वो अच्छे से एलोब्रेट किया जाए तो वेल्थ है। अब उस वेल्थ को बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, सिस्टम लगता है, मशीन्स लगती हैं, नॉलेज लगता है, और उस नॉलेज का फिक्स्ड होना जरूरी है कि एक बार ऐसे हथौड़ा मारा, एक बार ऐसे तो बन गया, नहीं, इट शुड बी फिक्स्ड कि कैसे हथौड़ा मारा तभी बनेगा। तो वो सिस्टम जैसे 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 एक आदमी बनाते जाता है, गेन करते जाता है, वो वेल्दी होते जाता है। और उस सिस्टम की बनाने का प्रोसेस क्या है, उसको बनाया कैसे जा सकता है, वो है
एक तो जो हमको यहाँ से अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमको भूत से पास्ट से सिस्टम बना बुनाया आया है। क्या है वो? बेटा स्कूल जाओ, पढ़ो, 25 साल तक पढ़ो, फिर नौकरी निकालो, प्राइवेट हो तो कोई बात नहीं, सरकारी हो तो बढ़िया, दहेज लो, शादी करो, घर बसाओ और घर लो लोन में और उसको पटाते पटाते मर जाओ। दैट्स द सिस्टम। और फिर सेम रिपीट विथ योर चिल्ड्रन। दैट्स द सिस्टम विच सोसाइटी एंड अप ब्लेंडिंग विथ। एवरेज है वो, एवरेज है। कुछ लोग इससे नीचे होते हैं, पढ़ाई ही नहीं करते और मेरी जुआना, और हो सकता है बिना मैनू जुआना के साधु बनकर बढ़िया मस्त रहते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम मिल चुका है, वो उतने में ही खुश हैं। उनको मच्छर काटता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, मगर कुछ लोगों को होती है। वो सिस्टम में आगे और आगे और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। और उस सिस्टम को बनाने के लिए जो एवरेज है, जो लोग सोचते हैं कि स्कूल जाना होगा, शादी करनी होगी, नौकरी करना होगा, लोन लेना होगा, बच्चा करना होगा, इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल एंड फेलियर मेथड के साथ चलते हैं। और जो चीज काम करती है बढ़िया, वो एक नया नॉलेज है, और जो नहीं करती बढ़िया, वो बेकार नॉलेज है। जैसे आपको पता नहीं था 4 गेट है कि कौन सा गेट बाहर निकलता है, आपने एक खोल कर देखा, एक खोल कर देखा, एक खोल कर देखा और आखिरी वाला बाहर निकला, तो अब आपके पास नॉलेज है कि आखिरी वाला बाहर निकलता है। अब आप उसको एक सिस्टम बना सकते हैं कि दिस इज एग्जिट, हर कोई उसी गेट से बाहर निकले। मगर जरूरी नहीं कि वो जो गेट बाहर निकलने का है वो शॉर्टेस्ट गेट हो, क्योंकि आपने सिर्फ 4 बार ट्रायल एंड एरर किया, आपको पता चला कि वही शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ गोइंग है एनीवेयर। मगर हो सकता है आप उससे एक बेहतर रास्ते के साथ आएँ, आप एक नया गेट बनाएं, जिस गेट को बनाने के लिए मेहनत लगेगा, फेलियर लगेगा, रिस्क लगेगा। हो सकता है आप अपनी सारी जीवन को उस गेट बनाने में बिता दें एग्जाम्पल के लिए, और वो गेट कहीं ना लेकर जाए, आप क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। मगर अगर आप उस प्रीवियस सिस्टम के साथ टिके रहें, जो गेट पुराना वाला है वहीं से आते जाता रहें, भले ही वो गेट लंबा हो लेकिन आप फिनिश नहीं हो सकते। मगर इमेजिन कीजिए आपने वो गेट बनाया और वो गेट सक्सेसफुल हो गया, तो आप वेल्दी बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे, आप अपना समय बचाने लगेंगे, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, और आप बूम। पहले जो इससे 12,000 साल पहले से पहले की जो जिंदगी थी, फार्मिंग से पहले की, जब सोसाइटी ढंग से हुआ नहीं करती थी, एक गलत मूव, एक बार आपने शेर को नहीं सुना समझा और शिकार ढंग से नहीं किया, हमला ढंग से नहीं किया, आपका खेल खत्म। तो ब्रेन हमारा ऐसा डिजाइन हुआ है कि वो पेसिमिस्टिक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। मगर आज की दुनिया में आपके पास सोसाइटी है, पहले से इतना लग्जरी है कि आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपको सरकार चावल देगी, खाने के लिए पैसे देगी, यहाँ तक कि कुछ प्लान के अंडर घर भी बना के देती है, मगर मेरे को उसका इतना पता नहीं है। मैं नहीं भी देगी तो झोपड़ी में रह सकते हैं, जो आपकी मृत्यु नहीं होगा, वहाँ से फिर आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप होशियार हैं तो आपको कोई झोपड़ी में रहने नहीं देगा, लोग आपको इवन आफ्टर योर फेलियर घर में बुला कर रखेंगे और फिर से स्टार्ट करने के लिए ट्रायल देंगे। तो इन दिस लाइफ, इन दिस रियल लाइफ, यू हैव मल्टीपल ट्रायल एंड फेलियर्स। अब एक बार, 2 बार, 20 बार, 20 साल तक, 40 साल तक, एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, 100 वीडियो, 1000 वीडियो, कैमरा डेड हो गया, बनाकर देख सकते हैं। और जो चला आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये क्यों चला, कैसे चला, इसमें क्या था, और आप उसको, या इसमें क्या नहीं था, इन सभी में क्या नहीं था जो ये नहीं चल रहे थे, इसमें क्या था वो चले। जो भी आप जिस भी नजरिए से समझे, you have unlocked a new system, though that system required effort, but that system didn't lead to that. The system creation didn't costed you anything extra. You created an wealth which nobody had. लोगों के पास है मगर वो आपको आके बताएंगे नहीं। तो ऐसा बना आपका एक नया वेल्थ, नया सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको चाहिए क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग, न्यू थॉट। और क्योंकि प्रीवियस टाइम में न्यू थॉट, न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, न्यू वे ऑफ गोइंग थ्रू एन प्लेस वॉज रिस्की, सोसाइटी जो है, एवरेज जो है, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो रिस्क को ले।
अगर हर कोई रिस्क ले ले तो फिर मृत्यु है, मगर अगर हर में से एक आदमी 10 आदमी हर बार एक एक बार रिस्क लें और उन 10 में से 10 भी फेल हों, 90 फिर उस 10 को प्रोड्यूस कर सकते हैं और सोसाइटी जिंदा रहेगी। तो सोसाइटी का कम्युलेटिव जो डर है वो सही है। सोसाइटी को डरना चाहिए, सोसाइटी को सरकारी नौकरी के लिए ही ट्राई करना चाहिए। हालांकि अब वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, तो वो अब गलत की ओर जा रहा है, मगर जो भी सोसाइटी चलता है, भीड़ तंत्र है, वो बहुत हद तक सही है। अगर वो भीड़ तंत्र से अलग हो जाए तो वो मर जाएंगे, उनके लिए वो ठीक। मगर आप उन 90 में से हटकर 10 का हिस्सा बन सकते हैं और उस 10 में से एक पॉसिबिलिटी वाइज सक्सेसफुल हो सकते हैं। जरूर उस पॉसिबिलिटी का पॉसिबिलिटी ओवरऑल 10% है, क्योंकि 10% ही ट्राई कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि 100% ट्राई कर रहे हैं तो एक सक्सेस हो रहा है तो 1% पॉसिबिलिटी बनेगी। 10 ही लोग ट्राई कर रहे हैं, उसमें एक सक्सेसफुल हो रहा है हर साल। तो 10वें साल तक अगर आप लगे रहें करते रहें, आप कर ही लेंगे। आप लाइट बल्ब बना ही लेंगे, भले हजारों ट्राई हो। आप वो नहीं बनाएंगे तो कुछ तो बनाएंगे जो दुनिया के काम आएगा, कुछ तो बनाएंगे जो क्रिएटिव होगा, आप कुछ तो बनाएंगे जो लोगों को पसंद आएगा, जो चल जाएगा। आपको भी नहीं पता होगा क्यों चला, बाद में आपको स्टडी करना पड़ेगा क्यों चला, उसमें क्या सिस्टम था, मगर आप उस सिस्टम को प्रयोग कर कर वेल्थ जनरेट कर रहे होंगे, मनी जनरेट कर रहे होंगे, पैसा जनरेट कर रहे होंगे। यहाँ पे से एक बढ़िया एग्जांपल आता है, जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो उतना ज़्यादा वेल्थ मिलेगा। पहली बात, तो जितना ज़्यादा आप सिस्टम बनाते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट कर कर लोगों को उस काम में लगाते चले जाएंगे जो किया जा सकता है, जो रेप्लिकेबल है, आप उतने ज़्यादा अमीर होते चले जाएंगे। और अगर आप वो काम करते हैं जो रेप्लिकेबल है और बहुत आसानी से रेप्लिकेबल है, तो आप गरीब होते चले जाएंगे या उतना नहीं कमाएंगे जितना आप कमा सकते हैं। जैसे लकड़ी काटने वाले का काम या लेबर का काम कोई भी कर सकता है, लाइक एनी मनुष्य, फिजिकली डिसेबल्ड के छोड़ एनी मनुष्य, कोई भी, उसके लिए एक दिन का ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है वजन उठाने के लिए। तो ये लोएस्ट टू एंट्री बैरियर है और इसका जो सैलरी होगा वो लोएस्ट होगा। मशीन बनेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, सबसे पहले यही लोग रिप्लेस होंगे, इन्हीं का जो सैलरी है कम मिलेगा। मगर वो मशीन क्योंकि इनका काम कर दे रहा है और लोग दयालु हैं, रोड बनाएंगे तो उसमें ये भी चलेंगे, मच्छर इनको भी कम काटेगा, तो सुविधा इनको भी मिलेगी, 5 किलो चावल इनको भी मिलेगा, तो ये ओवरऑल अमीर होंगे। मगर रियलिटी में गरीब होंगे, जो परसेंटेज वाइज सोसाइटी के वेल्थ में आप अगर नापोगे। और अमीर जिसने उस सिस्टम को बनाया, जिसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, उपयोग किया, बनाने वाला उपयोग करने वाला हमेशा अलग होता है, पता नहीं क्यों, मगर जिसने क्योंकि बनाने वाले का दिमाग बनाने वाले में ही रहता है, ही इज क्रिएटिव टू मच दैट ही डजंट थिंक्स ऑफ यूजिंग इट, वो और नया बनाने में लग जाता है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं थे, दोनों किया, तो वो और अमीर होगा, वो और अमीर होगा। जो नहीं किया वो उसका सैलरी, उसका जॉब चला जाएगा। एग्जाम्पल स्कूल ही है, स्कूल में जो भी चीज़ सिखाया जा सकता है उसको सिखाया जा सकता है, उसको कोई भी कर सकता है, कोई भी, हर कोई तो शिक्षित है। 90% 70% जो भी होगा, इवन अगर 30% भी ढंग से पढ़ते होंगे तो पढ़ तो रहे हैं, तो आप 30% से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं? आपको कुछ नया करना होगा जो 30% नहीं कर रहे हैं। और 30% ऑफ द वर्ल्ड कितना कमाते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। जो टॉप 1% है उसका 10% भी नहीं होगा 30% के पास, अगर उनके टॉप 1% और 10% को हटा दोगे तो। क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में ढाला जा सकता है जो सिस्टम बहुत आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है। एक लकड़ी काटने वाले का काम है, वो अगर अपने काम में बेस्ट भी हो जाए, कितनों सिस्टम्स बना ले, मगर वो उसी क्रिएटिविटी को मार दे, अपने क्रिएटिविटी को मार दे और कितनों मेहनत करे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को मार दे, जो लियोनार्डो का थॉट प्रोसेस था, जो चीज़ों को अलग ढंग से लिंक कर कर देखते थे। उसके लिए एक एग्जांपल है, स्क्रीन में आपके सामने है। वो उस तरीके की सोच को मार दे तो अपने लक्कड़ डारे से कितनों पेड़ काटते रहे, कितनों पेड़ काटते रहे। वो जो एवरेज है लक्कड़ डारों का, उससे 3 गुना ही 2 गुना ही ज़्यादा ही पेड़ काट पाएगा अपने दिन भर में, उनसे 3 गुना ही अमीर हो पाएगा। मगर अगर वो दिमाग लगाए और चेन सॉ बना ले, एक बड़ा मशीन बना ले, तो हो सकता है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए।
ही बिकेम क्रिएटिव, और उस क्रिएटिविटी में हो सकता है उसका बहुत 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 साल वेस्ट हो, नुकसान हो, मगर अगर वो दम रखता है कि वो जीरो होने को तैयार है, आज के वर्ल्ड में तो वो भी नहीं होना पड़ता है, जो मजे की बात है, क्योंकि वी आर एट सच अ प्लेस, चीजें फ्री को मिल जाती हैं लगभग। 5 साल 10 साल 20 साल बाद क्या होगा? एक आदमी चैन से जी पाएगा, भर पेट खा पाएगा? माल न्यूट्रिशन तो आज भी नहीं खत्म हुआ है, मगर शायद से खत्म हो जाए तब तक, कम से कम थोड़ा सा जो दिमाग लगाने को तैयार है उसके लिए तो खत्म हो जाएगा तब तक। तो अगर वो दिमाग लगाए, उतना साल फेल होने को तैयार हो, जो गवर्नमेंट उसको बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है उसमें, तो वो बहुत अमीर हो सकता है। और उस दिमाग लगाने में वो और दिमाग लगाए। जो सिस्टम्स हैं, जैसे क्या सिस्टम है, एक स्पेसिफिक नॉलेज है कि उसको पता है इस पेड़ का ज़्यादा दाम मिलता है और ये पेड़ यहाँ मिलता है, तो वो एक गैंग बनाए और उस गैंग को उस पेड़ को काटने के लिए भेजे। तो वो एक लेबर लेवरेज ले रहा है, उसमें वो और ज़्यादा कमा सकता है। एक लेबर को सिस्टम की तरह प्रयोग कर रहा है, जो एक ऑटोमेशन में काम करेंगे, और उस लेबर के ऊपर एक हेड रख सकता है जिससे वो जवाबदार हो। तो वो एक सिस्टम का मालिक हुआ। अब वो इससे ऊपर उठ सकता है लेबर, और जो मशीन लेवल लेबर का काम को मशीन को दे सकता है, मशीन बना सकता है पूरे, या उसको वो भी नहीं करना तो वो भी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लाए। कैपिटल लाने के लिए वो शेयर इक्विटी का प्रयोग कर सकता है। वो अगर नहीं है कुछ तो जीरो से चालू कर सकता है, जो बहुत समय लेता है मगर कर सकता है अगर कुछ नहीं है तो। और उसके बाद उस मशीन को ला सकता है, उसके लिए एक ऑटोमेशन का प्रयोग कर सकता है। अभी तक तो नहीं है कि ऑटोमेटिक पेड़ काटने वाला मशीन हो, फैक्ट्रीज है, मशीन नहीं है, मतलब जंगल में जाकर, और अभी तक नहीं है। तो वो वहाँ पे एक आदमी बैठा है, उसके ऊपर एक हेड बैठा है जो फाइनेंशियल चीज़ों को, मार्केटिंग को, इन सब को देखता हो, मतलब सप्लाई चेन को ओन करे, या जिस भी हिस्से को वो उस मार्केट का ओन कर रहा है ओन करे, उसके लिए एक अलग हेड रखे। एक क्रिएटिव सोचने वाले के लिए हेड रखे, जो बताए कि हमको क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, जिस वजह से हम और अमीर हो सकें, और अपने आप को उन दोनों का हेड रखे। और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं एक कंपनी में, उन सभी रोल्स में बांट दे चीज़ों को। एक सुरक्षक बाकी कंपनी से बचाने वाला रखे, वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, हम कैसे जिंदा रहेंगे, उस हेड को रखे, सबको हेड रखे और अपने आप को उसका हेड रखे। और वो सब होशियार हों और उनको इक्विटी के बदले रखे, क्योंकि होशियार लोग ऐसे आते नहीं हैं। तो वो बहुत 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 अमीर हो सकता है और बहुत चीज़ें बना सकता है। वो एक अलग लेवल में होगा, और ये लेवल अब एआई के बाद अलग ही होने वाला है। आप एआई एजेंट रख रहे होंगे 10 से 15 सालों में, उसी लेवल का माइंड ब्लोइंग होगा। तो और वो इक्विटी भी नहीं मांगेगा, मजे की बात फ्री में काम कर रहा होगा लगभग लगभग, जो कंपनी उसको बनाया हो सकता है रखे। जैसा भी है वैसे क्रिएट होगा वेल्थ। वेल्थ है ऑटोमेशन, वे वेल्थ है एक सिस्टम का होना। वेल्थ है वहाँ पे जहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, मगर फिर भी आपको आपके जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो भी आपके नीड्स हैं, वो आप फुलफिल हो रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, और वो उस कगार में है जहाँ आपके जीते जी तक खत्म नहीं होंगे। दैट इज वेल्थ, दैट इज मनी, नॉट मनी, दैट इज वेल्थ। अब मनी क्या है, जो हम एसेट क्लास की बात कर रहे थे, उसको समझना होगा हमको मनी समझने के लिए। और उससे पहले रिच होने में और वेल्दी होने में क्या अंतर है। मैंने जब रिच और वेल्दी के अंदर को पूछा एआई से, तो बढ़िया एग्जांपल आया। रिच वो हो सकता है जो सिस्टम के लिए काम करे, और वेल्दी वो हो सकता है जो सिस्टम बनाए। यानी अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी कौन से पद में कर रहे हैं और आपको इक्विटी मिल रहा है कि नहीं और क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर बेसिक जो समाज देखती है वो नौकरी करें तो आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं। आप कभी वेल्दी नहीं हो सकते। रिच हो सकते हैं, करोड़ की नौकरी कर सकते हैं महीने की, मगर वेल्दी नहीं हो सकते। जिस दिन आपने काम करना बंद किया, आपने उसको एक सिस्टम में नहीं लगाया, आपने एक मशीन नहीं बनाया, आप खुद मशीन बन कर रहे, लेबर बन कर रहे, तो आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। मगर आपने एक मशीन बना दिया, अपने काम को ऑटोमेट कर दिया। यूजुअली उस मशीन का काम आज से पहले तक
ह्यूमंस कर रहे थे, मगर धीरे से एआई करने लगेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, आप पैसे वाले हो जाएंगे। मगर अगर आप उसको एक सिस्टम में नहीं डाल सकते, उसको आप एक मशीन में नहीं डाल सकते, तो आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी नहीं हो सकते, समृद्ध नहीं हो सकते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। तो क्या होना है आप देख लीजिए। और क्योंकि वेल्दी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर बार नए सिस्टम्स बनाएं, आप पुराने सिस्टम्स में भी चल सकते हैं। मगर वेल्दी होने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एकदम जीरो से पैसा बनाने के लिए, और ऐसा पैसा बनाने के लिए जो हजारों साल तक चले, उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है, कुछ नया सोचना पड़ता है। ये कुछ ऐसा जिसने नया सोचा हो उसके साथ चलना पड़ता है, तब बनता है ऐसा पैसा जो कभी बनाना हो सकता है वो नए सोच की कॉपी भी हो, मगर होगी नया ही, तो सिस्टम वुड बी न्यू जहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि नया हमेशा रिस्की होता है और नया सोचना हर किसी की बात नहीं होती, हर किसी की बस की बात नहीं होती, तो हर बार जो पहले और पहले और पहले के रईस थे वो बदलते गए। जो तेल के वक्त के रईस थे वो आज रईस हैं, मगर उतना नहीं रहेंगे आने वाले समय में। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रईस थे देशों में भी, वो आने वाले समय में रईस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अब एक बार जब उन्होंने क्रिएटिव सोच लिया तो अब वो रिलैक्स्ड मोड में हैं, अब वो नया कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो नया सोच भी नहीं पाएंगे, मगर कोई और सोच रहा होगा और वो उनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो उनसे बेहतर नया सिस्टम बना रहा होगा। तो स्कूल में आज जो भी यहाँ पढ़ा जा रहा है वो एक सिस्टम का हिस्सा है, उसको वेरी 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 इजीली, आज तो एआई पीएचडी के लेवल में है, एजेंट भी बन रहे हैं, बहुत आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और क्योंकि स्कूल हमारे भारत देश का खासकर 1900 सन के वक्त का है, और उसमें जो बेसिक सिस्टम डिज़ाइन था वही उसका जो मॉडल था, उस मॉडल को बदला नहीं गया है। वो मॉडल बनाया गया था अंग्रेजों की सिस्टम में फिट होने के लिए, उनके लिए सिस्टम बनाने को, ताकि वहाँ का एक राजा हो सके, एक हेड हो सके जो रियल में वेल्दी बने, एक देश हो सके जो उसका हेड बने। वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम का डिज़ाइन किया गया था, नाम ही सिस्टम है। तो इस सिस्टम से क्रिएटिविटी कभी पैदा नहीं होती भारत में, यहाँ तक कि मैं भी इसका शिकार हूँ। जितनी भी तस्वीरें बनी हैं एवरेज क्लास में, स्कूल में, वो क्रिएटिव नहीं थी। जावेद अख्तर जी का एक डायलॉग भी है, क्यों इस जितने भी यहाँ भारत के बच्चों की तस्वीर बनती है, इधर बीच से नदी, इधर दो पहाड़, उसके पीछे दो पहाड़, उधर से सूरज उगता हुआ, बाजू में एक पेड़, ऐसा क्यों होता है? क्यों वो कुछ और नहीं बनाता, कुछ नया नहीं बनाता जो किसी ने नहीं बनाया, कम से कम उसने ना बनाया हो या कहीं देखा ना हो, नहीं बनाता, क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा है, वो एक नौकरशाही का हिस्सा है। वो कभी रिच कभी वेल्दी अगर उस नक्शे से चला नहीं हो सकता। इसलिए सिस्टम आपको कभी आउटलायर नहीं बनाएगी, कभी आउटलायर बना भी नहीं सकती, उसका जिम्मेदारी आपको लेना होगा। और अगर वो बनाने जाए तो वो खुद तबाह हो जाएगी। कैली क्राइटेरियन है, पॉसिबिलिटीज़ है, मैथ्स है। क्योंकि अगर एक पिस्तौल में, जो एक बढ़िया उदाहरण यहाँ पे आएगा, एक पिस्तौल में अगर 6 राउंड है और अगर 6 लोग उसको खेलें एक एक बार, तो हो सकता है उसमें 6 राउंड है और एक एक में गोली है और 6 वैसी बंदूक हैं, तो हो सकता है वो 6 में 5 पॉसिबिलिटी वाइज हो सकता है, होगा ही, जरूरी नहीं कह सकता मैं, हो सकता है कि अमीर हो जाए, अगर उसका रिवॉर्ड अमीर होना है, पैसे वाले हो जाएं, रिच हो जाएं। अब अगर उसका मगर अगर उस बंदूक को एक ही आदमी खेले, 6 बार दबाए, तो वो श्योर गरीब हो जाएगा, मृत्यु होगी उसके जीवन में, अमीर कभी नहीं हो पाएगा। तो पूरा सोसाइटी इस काम को, पिस्तौल खेलने वाला, मृत्यु वाला माइंड में जो ह्यूमन का है, उसको फेस नहीं कर सकती, इसलिए वो कभी अमीर भी नहीं हो सकती। वो अमीर सिर्फ और सिर्फ उनके बदौलत होगी जो इस चीज़ को कर रहे हैं, जो नया सिस्टम बना रहे हैं, जो वॉलमार्ट बना रहे हैं, जो अमेजोन बना रहे हैं, उसके बाद जो अभी हाल ही में एआई बना रहे हैं, उनके बदौलत, उनके क्या कहा जाए, उनके किस्तों में जीकर, उनके जो गरीब हैं ऐसा कर कर फ्री में दान दे दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उनको इनको उपयोग करने के लिए दे दे रहे हैं, उसमें जिएंगे। खैर वो देते हैं तो उनका भी फायदा होता है,
और इन्हीं से उनका फ़ायदा होता है। मगर अगर वो देना नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, वो इनसे आगे ही और बेहतर ही जीवन जिएंगे, मगर दे देते हैं। वो जो रोड बनाते हैं उनमें इनको चलने दे देते हैं। तो उनके उनके भरोसे आप उनके सिस्टम में हैं। जैसे अगर कोई दुकान भी खोले तो इस दुकान को वो नया नहीं खोल रहा है, वो किसी का पहले से प्रायर आइडिया रह चुका है, तो उन सब पुराने चीज़ों को कॉपी कर कर आप जी सकते हैं। मगर फिर देखना होगा कि वो जो सिस्टम कॉपी किया जा रहा है वो कितना इजी है रेप्लिकेट करने के लिए। न्यूक्लियर बम को बनाना, रेप्लिकेट करना आसान नहीं है, मगर एक ठेला खोल लेना बहुत आसान है। अगर एक ठेला अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट में इंडिया में चलना चालू हुआ, लेन में चलना चालू हुआ, तो उसके बाजू में मेरे को दूसरा खोलने में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट लग रहा है? कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि मेरे को रोकेगा कौन वहाँ खोलने से? कोई नहीं, क्योंकि उसको किसी ने नहीं रोका। तो वो ठेला वाला ज़्यादा नहीं कमा सकता, उसका सिस्टम बहुत 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 रेप्लिकेबल है। मगर अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स खोलूँ, उसमें मोट डालूँ, ऐसा चीज़ डालूँ जो रेप्लिकेबल होने से उसको रोके, तो उसको वो मेरे को फिर और एक्स्ट्रा कमा कर दे सकती है, इंक्रीमेंटल कमा कर दे सकती है। इसमें भी फिर आरओई और स्केल दोनों में अंतर है। अगर मैं बहुत बड़े स्केल में खोलूँ मगर उसको अगर कॉपी किया जा सकता है तो भी मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े स्केल में उसको कॉपी करने वाले बहुत कम लोग होंगे। मगर क्योंकि छोटे स्केल में बहुत लोग उसको कॉपी करने वाले हैं तो मैं मरूंगा नहीं, मगर मैं बहुत ज़्यादा कमाऊंगा भी नहीं। एग्जाम्पल डी मार्ट है, तो 8% उसका आरओई है, कुछ 8, जितना भी 8% अपने कैपिटल में कमाती है। तो डेट इज़ हाउ यू गेट वेल्दी। अब इस वेल्दी होने में आपको गलत होना पड़ता है। और ईगो क्या कहता है, जो समाज में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा मैंने नोटिस किया है, और कई बार खुद में भी हो सकता है और होता ही है, वरना वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ईगो का मतलब होता है मैं गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो इसके पीछे बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। मगर इतना समझिए, अगर आप किसी को कहेंगे कि तू गलत है, तो उसके ईगो को हर्ट होगा और वो आपको पलट के कहेगा तू गलत है। इसी कारण से एक ईगोइस्ट व्यक्ति हारने से डरता है, क्योंकि वो गलत है। अगर हार गया तो गलत हो गया सामने वाले व्यक्ति के सामने। मगर अगर आपको वेल्थ बनाना है तो इस ईगो को साइड करके एकदम विनम्र होकर हर किसी से, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, हो नहीं पाया हूँ, बाद में याद आता है कि मैं भूल गया, विनम्र होकर एकदम हाथ जोड़कर झुककर नमस्कार कर कर वो जो बताता है सही है उसको सुनना है, ना कि आपको जो लगता है सही है उसको बताना है। समझ में आया? बाद में समझ में आया। और फिर आपको जो लगता है अपने थ्योरी में उससे मिलाकर देख लें, उसको बैक टेस्ट कर लें, वो कितना आप सही है नहीं है। मगर उसको ना बोलें कि वो गलत है, अनलेस वो आपके पास आए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ बताने, पूछने, तब बात अलग है। लेकिन आपके लिए हो सकता है सामने वाला हमेशा ज़्यादा जानता हो, तो उसके सामने विनम्र होना चाहिए। और भले आप माने ना माने उसकी बात, सुन सकते हैं अगर अनलेस आप बिजी हैं। तो फिर नए आइडियाज़ और आपके जो आइडियाज़ में फ्लॉ हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आप मरने से भी बच जाएंगे। मॉडर्न वर्ल्ड में जो लेस ईगोइस्टिक है वो ज़्यादा जिएगा उससे जो बहुत ईगोइस्टिक है, क्योंकि वो फिर सीखना बंद कर देगा, उसको लगेगा मैं जानता हूँ। ये है। अब जो मैं एसेट्स क्लास की बात कर रहा था उसको बात किया जाए। जो मनी को आप समझते हैं वो क्या है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति समझता है वो क्या है? मेरे को तो बहुत अजीब लगा जब मैंने जाना। मनी कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रिस्क्राइब्ड, मान लिया गया है मनी को वैल्यू के रूप में। बस जो उदाहरण में हम पहुँचे थे कि देशों के बीच में इंटरट्रेड होना चालू हुआ नोटों से, उसके बाद जब देश कंगाल होना चालू हुए या
यूएसए कंगाली के आसपास था, भाई सोना नहीं दे पा रहा था, जितना लोग मांगने आ गए थे और जितना उसने उसके बदले नोट छाप दिया था, तो निक्सन आए और उन्होंने गोल्ड को डीलिंक कर दिया। उसके बाद बना नोट। तो 4 लेवल ऑफ एसेट्स आ गए। फिजिकल एसेट्स, उस फिजिकल एसेट के बदले गोल्ड, उस फिजिकल एसेट के बदले प्रॉमिसरी नोट्स, उसके बदले फेक नोट्स जिसका वैल्यू मार्केट में है क्योंकि लोगों को नहीं पता, या इसलिए है क्योंकि एक बार लोगों ने मानना चालू किया कि गोल्ड की वैल्यू है, तो गोल्ड की वैल्यू है, मान रहे हैं लोग, दुनिया में हर कोई मानता है, तो गोल्ड की वैल्यू है। वैसे ही दुनिया में एक बार बस धीरे से जैसे ही लोगों ने माना कि नोट की वैल्यू है, कागज की वैल्यू है, एक गवर्नर ने लिख दिया है कि मैं 100 रुपया देता हूँ, बिना ये डिफाइन किए कि 100 रुपया होता क्या है, तो 100 रुपये की वैल्यू है। तो पहले 100 रुपये कुछ पैमाना रहा होगा नापने का कि कितना ग्राम गोल्ड, एटलीस्ट पाउंड वही है, पाउंड का मतलब पाउंड वहाँ का नापने का सिस्टम है। तो यहाँ पे भी रुपया उसी को बोलते थे, 1 रुपया। चांदी वांदी का रहता था, चांदी का, फिर पहले सोने का, फिर चांदी का, फिर बदलते बदलते गया। तो एक चौथा एसेट क्लास आया जो था फेक, जिसकी भी वैल्यू डिसाइड हो रही थी भाई उसी फेकनेस से, जिस फेकनेस से गोल्ड की हो रही थी, जिस फेकनेस से प्रॉमिसरी नोट की हो रही थी, उसी फेकनेस से इस फेक नोट की हो रही है। अब इस फेक नोट के बाद आया डिजिटल नोट, जो और भी फेक है, मतलब उसको तो छापने की भी जरूरत नहीं, मगर सरकार वैसे वर्क नहीं करती, ढंग से ही छापती है, उसके पीछे भी एक सिस्टम है, उस पर अभी नहीं जाते। तो डिजिटल नोट कहें या नहीं कहते हैं, डिजिटल नोट उसी का रूप है नकली नोट का। फिर आया क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसीज, डिजिटल गोल्ड, कंप्यूटर के लिए गोल्ड। इतने एसेट क्लास हो गए दुनिया में, इतने। तो अगर जमीन का वैल्यू ऊपर जाता है, गोल्ड, डॉलर, रुपए, क्रिप्टो करेंसीज नीचे रहती हैं, तो जमीन का प्राइस रियली में बढ़ रहा है। कितने मजे की बात है। जमीन इसी फिजिकल में आता है, तो जनरली जमीन गोल्ड से लिंक्ड होता है, अनलेस वो एक स्पेसिफिक जगह में हो, दुनिया भर का जमीन गोल्ड से लिंक होता है। मगर सामान गोल्ड से लिंक नहीं होते क्योंकि वो प्रोडक्शन में डिपेंड करते हैं। तो अगर सामान का वैल्यू कम हो रहा है, तो या तो सामान बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, या तो नोट जो सरकार छाप रही थी वो छापना बंद कर चुकी है एक्स्ट्रा, और लोग जिस सामान को जिस रफ्तार से बना रहे थे उस रफ्तार से बना ही रहे हैं। तो सामान एक्स्ट्रा बन रहा है और वैल्यू कम जा रहा है, वैल्यू कम हो रहा है सामानों का। अब उसी का उसमें 4 क्वाड्रेंट बनता है, सामान ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा, सामान बहुत कम बन रहा है, नोट बहुत ज़्यादा हो रहा है, नोट बहुत कम हो रहा है। इस वैल्यू से डिफाइन हुआ। अब इस नोट के वैल्यू से, जो नकली नोट है, प्रॉमिसरी नोट है नाम भर का, डॉलर के बदले प्रॉमिसरी नोट है। मजे की बात, मतलब ओरिजिनली 100 रुपए को 100 ग्राम या जितना भी के गोल्ड के बदले प्रॉमिसरी होना था, और उस गोल्ड को उतने जमीन या उतने जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है दुनिया भर में, एक लिमिटेड, उस गोल्ड के बदले उसका होना था। वो फेक प्रॉमिसरी नोट का वादा हो गई। मतलब नोट के बदले भी तुमको नोट ही मिल सकता है एटमैक्स, अगर सरकार के पास जाओगे तो सोना नहीं मिल सकता, 100 रुपया का जो वादा करते हैं। अब सरकार के देश का क्या फायदा है। एक ये जो 4 लेवल ऑफ एसेट्स हैं, इसमें एक नया लेवल ऑफ एसेट डाला जाए जो होगा डिजिटल करेंसीज, डिजिटल डॉलर, जिसका वैल्यू हम इस डॉलर से डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इस डॉलर में भी डिफॉल्ट करने वाले हैं। गोल्ड में तो एक बार किया ही था, मगर देखने वाली बात यह होगी कि ये दुनिया भर के देश उनको करने देंगे कि नहीं, और पकड़ पकड़ के मारेंगे कि नहीं। बात अमेरिका की हो रही है, और अगर नहीं मारे, क्योंकि थोड़ा सा पावरफुल है ही, मान गए इतना भर का नुकसान लेने के लिए, जितना भर का नुकसान लेने से बढ़िया तो लड़ाई करना ही है, तो फिर
एक नया टाइप ऑफ बेवकूफ़ बनाने वाला एसेट करेंसी आएगा, USDT, जो अभी तक रियल वैल्यू होल्ड कर रहा है, मगर किसके लिए रियल वैल्यू होल्ड कर रहा है? उस नकली चीज़ के लिए जिसका वैल्यू किसी और नकली चीज़ से डिसाइड हुआ था, जिसका वैल्यू किसी और चीज़ से डिसाइड हो रहा है जो इनडेफिनेट है प्रोडक्शन से। और इन सब चीज़ों का वैल्यू, इन पांचों चीज़ों का वैल्यू डिसाइड होगा लिक्विडिटी से, यानी कितने आसानी से इनको बदला जा सकता है। अब मेरे पास नकली नोट है है तो ओरिजिनल ही मगर नकली है, उसके बदले मेरे को कितने आसानी से रियल गोल्ड मिल सकता है। जितने मुश्किल से मिलेगा, जितने लोग बोलेंगे कि मेरे को इस नोट के बदले भरोसा नहीं है, मेरे को गोल्ड में भरोसा है ज़्यादा, उतना इस गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना सामान या तो ज़्यादा बनेगा कम बनेगा, या तो लोग बोलेंगे कि सामान लेकर रखना है क्योंकि बहुत बुरा दिन आने वाला है, सामान का वैल्यू बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, ये चारों में से कुछ। तो उसके बदले सामान का वैल्यू अप डाउन होगा, और उसके बदले गोल्ड हमको दिखेगा कि अप हो रहा है और डाउन हो रहा है, और उसके बदले दिखेगा कि मनी अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, और उसके बदले हमको दिखेगा कि लैंड क्या हो रहा है, और सेम वे में लैंड भी वर्क करेगा। तो ये पांचों एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे। किस गड्ढे में कौन सा गिर रहा है, तो कौन ऊंचाई में है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है। एक और एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट, बहुत एसेट क्लास है मगर उससे भी डिसाइड होगा। तो तो ओवरऑल जो चीज डिसाइड कर रही है वैल्यू को, पैसे को, मनी को, रियल मनी को, जिसको मानव दिमाग समझता है मगर नॉर्मल लोग नहीं समझते। वो समझते हैं 100 रुपया का नोट 100 रुपया का नोट है, उसका वैल्यू 100 रुपया ही है। अगर सामान का वैल्यू महंगा होता है तो सामान का वैल्यू महंगा हो रहा है, नोट नहीं टूट रहा है, करेंसी नहीं टूट रही है। वो नहीं समझ रहे हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट चीज की तरह नहीं देख पा रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि नोट करेंसी है। बचपन में मैं भी समझता था, बच्चे आज भी समझते हैं। उनके लिए वो एब्सोल्यूट है, वो तानाशाह का ऑर्डर है, मगर रियलिटी में वो नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो उन सब से लिंक्ड है, और उन सब के वैल्यू, सप्लाई, डिमांड, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू क्या बन रही है। कितने मजे की बात है बताओ। और वो सब लिक्विडिटी है एक तरीके का। कंट्रोल लिक्विडिटी, अनकंट्रोल लिक्विडिटी से मनी का वैल्यू डिसाइड होगा। रियल मनी होगा लिक्विडिटी, रियल वैल्यू होगा लिक्विडिटी, किसी भी चीज़ का लिक्विडिटी जो आपको चाहिए। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो कितना कॉफ़ी, वो उस कॉफ़ी की वैल्यू है। अगर आपको राह चलते मिट्टी के जैसे कॉफ़ी मिलने लगे तो कॉफ़ी की कोई वैल्यू नहीं है, लगभग उठाओ और पियो। मगर अगर आपको कॉफ़ी उगाना पड़ता हो, फिर अफ्रीका से एक्सपोर्ट करना पड़ता हो, उसमें फिर बहुत सारे मतलब कंट्रोल है उसके लिक्विडिटी में, कंट्रोल, बहुत लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसको, तो उसकी वैल्यू अप और अप और अप होगी। और उसको इजीली प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, उसके प्रोडक्शन का भी कॉस्ट है, और उस कॉस्ट के भी उस प्रोडक्शन का भी लिक्विडिटी कम है। तो इन सब के वैल्यू से करेंसी का वैल्यू डिसाइड होगा। तो ओवरऑल जो करेंसी का वैल्यू है वो लिक्विडिटी है। इवन 500 के नोट के बदले 10 के नोट का वैल्यू भी लिक्विडिटी से ड्राइव होता है। अगर आपको घर लेना है तो 10 के नोट से, 1 रुपये के नोट से आप घर लेने जाएंगे, आपको महंगा पड़ेगा, सही महंगा पड़ेगा। आप 500 के नोट से लेने जाएंगे, आपको आसानी होगी। खैर यहाँ पे लेकिन वो एक बार को गिनने को तैयार भी हो 10-10 का नोट मगर अगर आप ऑटो वाले के पास जाएंगे जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास छुट्टा ही नहीं है, और वो 500 के नोट के बदले आपको कहे कि आपका 30 रुपया जो भी किराया हुआ मेरे को, और आप उसको 500 का नोट दें, और आपको उसको बाकी पैसे वापस करना है 470 रुपीज़, और उसके पास नहीं है, तो आपका 500 का वैल्यू वहाँ पे जीरो वैल्यू रखेगा, जीरो वैल्यू। वो लिक्विडिटी खो देगा, अपनी लिक्विडिटी खो देगा, मिट्टी बराबर हो जाएगा, सोने बराबर हो जाएगा। सोना भी मिट्टी बराबर है ना, मगर वैल्यू रखता है। कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा सा इसमें। मगर अगर बाजू में एक दुकान है जो एक्सचेंज करता है, 500 के नोट के बदले छुट्टे देता है, तो उस 500 की वैल्यू जिंदा हो गई। मगर क्योंकि आपको लिक्विडिटी चाहिए यहाँ पे, और वो लिक्विडिटी कम है, वो डिमांड में है और सप्लाई कम है, तो वो जो आपको एक्सचेंज रेट देगा वो हो सकता है 10 रुपये रखे आपसे, 30 रुपये रखे, 50 रुपये रखे, 100 रुपया रख ले, सिर्फ आपको 400 रुपये वापस करे। तो उस 500 रुपये की वैल्यू
₹10 के नोट लेने के बदले, एक्सचेंज करने के बदले, एसेट क्लास बदलने के बदले 20% टूट गई। तो क्या हो सकता है, उससे ₹500 का नोट लेने से, ₹10 से ₹500 का नोट लेने से आप 20% महंगा नोट ले रहे हैं। वैसे ही घर लेने से, जमीन लेने से, सामान लेने से, सभी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप से इंटरलिंक्ड है, जिसमें फिर फैट, सप्लाई डिमांड, वॉर, लोगों का मूड, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किस चीज़ का वैल्यू क्या होगा। क्रूड का वैल्यू क्या होगा, रुपए का वैल्यू क्या होगा, डॉलर का वैल्यू उसके बदले रुपए के बदले क्या होगा, रुपए का वैल्यू रशिया रूबल के बदले क्या होगा। तीनों इंटरलिंक नहीं होंगे। रशिया रूबल इंडिपेंडेंट होगा, डॉलर इंडिपेंडेंट होगा, रुपए इंडिपेंडेंट होगा। ये इंटरलिंक्ड तब हो पाएंगे जब एक आदमी आए जो इस रुपए के बदले डॉलर ले सके और डॉलर के बदले रुपया ले सके और रुपये के बदले फिर डॉलर ले सके। अगर वो सर्कल को कंप्लीट कर पा रहा है तो फिर इन दोनों की वैल्यू बराबर टाइप से हो जाएगी। ये अंतर नहीं रहेगा ज़्यादा। मतलब ₹1 के बदले मेरे को $100 मिले और ₹1 के बदले मेरे को ₹1 मिले, लेकिन ₹1 के बदले मेरे को $90 मिले, ऐसा नहीं होगा, वो बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि उतने आसानी से इन देशों के बीच में ट्रेड नहीं होता, वैल्यू नहीं पास होती, लिक्विडिटी नहीं है, उनका वैल्यू में अंतर है। वो उस एग्जाम्पल से, जिस एग्जाम्पल से मैंने बताया, तो दिस इज मनी। कहाँ से पैदा हुआ था मनी? पैदा हुआ था पहले सिस्टम से, पहले स्टोरेज से। तो मनी नॉलेज भी है, मगर नॉलेज का लिक्विडिटी बहुत अलग होता है। अगर मैं किसी ऐसे आदमी को बताऊं जो बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर वो बैंक के बाद में पास में रहता है, और उसको मैं एक तरीका बता दूं कि कैसे बैंक को शांति से चुरा कर ले आए और किसी को पता भी ना चले, तो मेरा वैल्यू, उस नॉलेज का वैल्यू जो भी 10, 20, 30% कट ऑफ दैट नॉलेज, ऑफ दैट स्पेसिफिक एक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। मगर मैं एक ऐसे आदमी को बताऊं जो कहेगा मैं करना ही नहीं चाहता, सब डिमांड ही नहीं है, तो मेरे उस नॉलेज का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो इस आर्बिट्रेज से और इस सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स से और कॉम्प्लेक्सिटी से नॉलेज का वैल्यू डिसाइड होगा, मनी डिसाइड होगा। मनी इज नथिंग बट वैल्यू, और वैल्यू डिसाइड हो रहा है इन सब चीज, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से, इंटरलिंकनेस से, और उन सब चीज़ों के कंट्रोल्ड सप्लाई और डिमांड से, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। होपफुली आपको समझ में आया हो, ना आया हो तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद देखिएगा, कभी आएगा, सेव कर ले। और एक आंसर जो लोग पूछते हैं, कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। पहली बात, मेहनत ह्यूमन नेचर नहीं है। मेहनत वहाँ लगता है जहाँ वो नेचर से बाहर हो जाए। जैसे नेचर से बाहर पानी के लिए, नॉर्मल पानी के लिए, H2O के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी बहना है, आपको वहाँ पे मेहनत लगेगी, आपको वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना होगा। अगर आपको भी उड़ना है तो क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है, आपको उड़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, हवाई जहाज़ बनाना पड़ेगा, उसमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, तब आप उड़ पाओगे। आपका नेचर क्या है? नेचुरली तो आपका नेचर है कि आप मर जाओ, मगर आपके माइंड का नेचर है, ऐसे नेचुरली आपका नेचर मरना नहीं है। आपका नेचर है यूनिटी से अनयूनिटी की ओर जाना, डिस्ट्रॉफी की ओर जाना। फिजिक्स का जो भी थ्योरी है, तो जो एक है उससे अनेक की ओर जाना, टूटना, बिखरना नेचर है यूनिवर्स का, हमारा सब एटम्स का। तो ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाना, लेकिन उसको बचाने के लिए हमारा दिमाग मेहनत करता है। लेकिन क्योंकि हम हमारे दिमाग को ही महसूस कर पाते हैं, बाकी सब किसी भी एटम को नहीं कर पाते, हमारे थॉट्स को ही महसूस कर पाते हैं और उसी को हम समझते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस को पता नहीं चलता। जैसे दिल धड़काना है, उसके लिए मेहनत लग रही है, ऊर्जा लग रही है, मगर हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत नहीं है, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। हमारे माइंड में एक सिंपल सा चीज़ है। तो आपके माइंड को जो भी लगे कि वो जीने के विपरीत है, मृत्यु है, वहाँ पे आपको मेहनत लगेगी। वहाँ पे आपको हो सकता है गुस्सा आए, नफरत हो, कुछ भी हो सकता है, डर लगे, वो आपके जीने के विपरीत है,
वो या तो आपके अहंकार को, जो जीने की भावना है, गलत नहीं हो सकता का थॉट है, उसको मार रहा है, या तो आपको ये बता रहा है कि तू गलत है, तो डर लग रहा है। तो कुछ भी हो, अगर वो आपके नेचर के अगेंस्ट है तो वहाँ पे फिर आपको मेहनत लगेगा। और वो नेचर के अगेंस्ट आपके इस तरह हो सकता है, जैसे मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत लगा, ऐसा मेहनत नहीं लगा, माइंड के लेवल में मेहनत लगा, सोचना पड़ा कि बनाऊं कि नहीं, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं चला तो मेरे लिए गलत हो गया, मैं हार गया। हालांकि नहीं हारा, क्योंकि मैंने अभी बताया, इन दिस वर्ल्ड आई कैन ट्राई 1000, 10,000, 100,000 times and learn from the one success and learn that how it happened, and then try to replicate it again and again and again. And in the process of getting a right answer, I have to get 1,000, 10,000 wrong answers, and that is the part of the process. So हो सकता है कि ये जो सिक्का उछलना है, या जो रशियन रूबल का जो बंदूक चलाना है, उसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी कि पहले गोली आपकी पहले लग जाए, 6वें राउंड में लगे, जहाँ पे भी लगे हमको तो लगेगा, हमको मालूम है, और कैसे लगेगा इसकी पॉसिबिलिटी को हम सुधारते 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 जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेहनत अगर आपको नहीं लगेगा, अगर आप ये जान जाए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और ये मृत्यु नहीं लाएगी, जीवन लाएगी, आपको मजा आने लगेगा, बहुत मजा आने लगेगा। आपका जो नेचर है उसको अगर आप करने लगो तो आपको मजा आने लगेगा, बस। तो हार्ड वर्क और नफरत अपने काम से होना नहीं चाहिए। मेरे को तो मज़ा आता है, इतना देर बोल दिया, मेरे को मज़ा आ रहा था, मेरे को नहीं लग रहा था कि ये क्यों बोलवा रहे हैं मेरे को 1 घंटा, क्यों पढ़ाने बैठा दिए हैं, क्या कर रहा हूँ मैं टाइम पास, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। मगर अगर मैं स्कूल जाऊँ और वहाँ पढ़ूँ तो मुझको वैसा लगेगा, क्योंकि वो मेरे नेचर के अगेंस्ट है। जो है जीना वो मृत्यु है, तो मेहनत वहाँ पे नहीं होगी। और कितने भी घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, आपको नई चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। और नई चीज़ें ट्राई करना हो जरूरी भी नहीं। आपको पता है कि एक रॉकेट ऐसा बनता है, मगर रियल लाइफ में अगर आप बनाने जाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, पहली ट्राई में बना ही नहीं पाएंगे, ऐसा टाइप का चीज़ है। तो एक बार बनाया, क्या गलती हुई उससे सीखा, उसके बाद फिर दूसरी बार बनाया, फिर भी कुछ गलती हुई, फिर उससे सीखा, फिर तीसरी बार बनाया, फिर गलती हुई, उससे सीखा, चौथी बार में सक्सेस, 10वीं बार में, 1000वीं बार में, 10,000वीं बार में। रॉकेट के लिए उतना बजट नहीं होता, मगर जो भी यूट्यूब तो फ्री का बनता है, उतने बार में सीखा, तो सीखा। दिस इज रियल लाइफ एंड दिस इज हाउ यू गेट सक्सेसफुल। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ। इवन हर बार क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने क्रिएटिविटी दिखाई, उसको आपने टारगेट बना लिया, आपको पता नहीं है वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, मगर आपने ठान लिया कि वहाँ तक पहुँचना है, और उस प्रोसेस में क्रिएटिविटी लगेगी। इसको ऐसे करके देखूँ क्या, इसको ऐसे करके देखूँ क्या, और आप कर देखें, सही हो गलत हो, सीख जाए। अगर वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं लग रही है, अगर वो रटना है, वो सिस्टम है, आपको वहाँ जाना है और आपको कुछ नहीं करना, आप बड़े आसानी से उस काम को कर लेंगे, तो फिर आप गलत जगह में हैं। आप रिप्लेस होने वाले हैं, बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं। सो बी contrarian, be against what has naturally worked, not totally but with a slight difference, and sometimes think out of box। 2 चीज़ों को कर कर बहुत आगे जाया जा सकता है, बहुत बड़ा बना जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये फार्मूला जो है मैंने रियल लाइफ से सीखा है, ये तो कोई थ्योरी नहीं है, मैंने इसको सीखा है यूट्यूब से बना कर। और यहीं से एक और बात आता है, फूल्ड बाय रैंडमनेस, एक किताब लिखी है, बहुत बेहुदा किताब लिखी है, बहुत गंदी किताब, डिमोटिवेटिंग किताब है। क्या बोलती है, अगर कोई अमीर हो गया तो तुक्के से हुआ, उसका कोई नसीब नहीं है, उसका कोई रोल नहीं था, ऐसा टाइप से। ऐसा टोटली नहीं लिखा है, मगर वही लिखा है। जरूरी नहीं है कि वो हर बार अमीर हो जाए, मगर आप किसी भी अमीर से पूछें, उसको बोलें कि आपको फिर गरीब कर दिया जाए तो आपके अमीर हो पाएंगे, हर कोई बोलता है हाँ, एटलीस्ट 90%। और मेरा भी मानना है हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पॉसिबिलिटी जो चलता है रशियन रूबल में, हालांकि चांस और 20% की आपको गोली लगेगा,
मगर अगर आप 10 बार दबा दें, 5 बार दबा दें, जरूरी ये है कि गोली लगेगा, जितना भी उस बंदूक में राउंड है जरूरी ही है। तो अगर आप हर एक चीज़ों को कर कर देख लें, सीख लें, मतलब हर एक चीज़ें की नहीं जा सकती, लाख सालों से मनुष्य ने कुछ चीज़ों को किया है, उसमें आप एक माइनर चेंज कर कर उसको देखें हर बार हर बार हर बार, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे यूट्यूब बनाना है तो उसमें मैंने एक बेसिक आउटलाइन लगा लिया कि टाइटल कैसे लिखते हैं, थंबनेल कैसे लिखते हैं, वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसको मैं अब एक बार डालूंगा तो सक्सेस नहीं होगा, हर बार विथ माइनर चेंज माइनर चेंज माइनर चेंज माइनर चेंज डालते गया द क्लोजेस्ट टू द रिसेम्बलेंस करता गया और इट वुड बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे फूल्ड बाय रैंडमनेस नहीं है कुछ भी। वो किताब बहुत बेकार किताब है, निकोलस नसीब तालिब ने लिखा है। किन्हीं लोगों के लिए होगा मगर हर किसी के लिए नहीं है, खास कर कि जो 20,000 बार ट्राई के बाद सक्सेसफुल बना है, 1000वें ट्राई के बाद सक्सेसफुल बना है, उसके लिए तो नहीं है। एटलीस्ट कह नहीं सकते आप वैसा, अगर होगा भी तो भी होगा वो रैंडमनेस, मगर वो व्यक्ति फिर से 10,000 बार ट्राई करने को तैयार है, फिर से सक्सेसफुल होने को, उसके लिए वो रैंडमनेस नहीं है, उसके लिए वो सर्टेनिटी है। अगर आप पॉसिबिलिटी समझे हो, जो रशियन रूबल का एग्जाम्पल है उससे समझ सकते हैं। तो वही है, सक्सेसफुल होने के लिए 4 वेज टू लक हैं, जो मैंने नवल रविकांत से सुना। रैंडम लक, जा रहे थे, लॉटरी का टिकट टूटता हुआ आया, उठा के खरोचा और सामने बोर्ड में दिखा था जो नंबर वही उसमें है और जीत गए। ये है रैंडम लक, कुछ नहीं, टाइम पास करते करते। लक बाय ट्राइंग मल्टीपल ट्राइज, कुछ भी कर रहे हैं मगर कर रहे हैं और आप लकी हो गए एक बार। तीसरा है गेटिंग रेडी फॉर लकी, जो मैंने आपको बताया। ये आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकाला, एक पाथ निकाला, जो भी आपको लॉजिकल लगा, जो भी आपको थ्योरी वाइज लगा। थ्योरी वाइज तो एडिसन का भी बल्ब सक्सेसफुल हुआ होगा, तब तो बनाने गया एकदम हवा में ऐसे कुछ भी उछाले और फिर उम्मीद करे कि बल्ब आ जाए, ऐसा तो नहीं कर रहा था। एक प्रोसेस को बार बार रिफाइन कर रहा था। गेटिंग रेडी फॉर लक, पहले से एक थ्योरी बनाना, एक कागज में लिख लेना कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद जो जो चीज़ें होती हैं उसको बार बार ट्राई कर कर सॉल्व करना, दैट इज गेटिंग रेडी फॉर लक। और उसके ऊपर एक लेवल आता है जहाँ पे आप अपने काम में मास्टर हो जाएं, कर एक बार 10 बार 1000 बार यूट्यूब वीडियो बनाकर मेरे को ये समझ में आ ही गया कि यूट्यूब वीडियो कैसा चलता है। मैं जो भी वीडियो बनाऊं एट मिनिमम उसमें 1 लाख से ऊपर व्यू आ ही सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। शाहरुख खान जो भी मूवी बनाए वो एक सर्टेन नंबर 100 करोड़ 10 करोड़ क्रॉस करेगी ही, मैं बनाऊं तो नहीं करेगी। कुछ कारण उसका फेम भी है। अगर वो डायरेक्टरी भी करे, दूसरे एक्टर को भी बताए कि उसको एक्टिंग कैसी करनी है, अपने फॉर्मूले को पूरा शेयर कर दे, लेकिन हालांकि आउटलाइन ही शेयर कर सकता है, एवरी डिटेल तो नहीं शेयर कर सकता, तो वो उस एक्टर को मल्टीपल ट्राइज दे उस फिल्म को रिलीज होने से पहले, और उसको अपने जैसा बिल्कुल जो उसका फॉर्मूला है, जिसको उसने बहुत बार रिफाइनमेंट के बाद समझा है, वहाँ उसको वहाँ तक पहुँचा दे, तो वो एक्टर भी सक्सेसफुल होगा। उसका भी मिनिमम लाइन 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी होगा शाहरुख खान का, वहाँ तक हो जाएगा। तो वो है लर्निंग टू गेट लकी, मतलब समझ जाना कि वो जो 0.1% का ऑड है उसको कैसे लैंड करना है, फिल्म को कैसे सक्सेसफुल करना है 1000 बार फेल होने के बाद। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सभी जने आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे। आपको कुछ करना भी नहीं है, आप बैठे रहेंगे, वो आपके पास आएंगे, हमारे पास ये आइडिया है, उनको पास सोने का खदान है, मगर क्योंकि आपको आता है उस सोने के खदान तक जाया कैसे जाए, आपके पास आएंगे, हमारे पास कैमरा है, डायरेक्टर है, आपकी बस ज़रूरत है, आप ही 4 चांद लगा सकते हैं। आइए हमें सक्सेसफुल कीजिए या कंप्लीट कीजिए। जिसके पास, जिसको भी आता है उसके पास जाएंगे और एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे और सक्सेस। सो दैट इज लर्निंग टू गेट लकी। तो दिस वॉज द वीडियो। अगर मैं हर एक चीज़ों को समराइज करूँ तो कंपाउंडिंग जो है बहुत फास्ट पेस से चल रही है।
हर रेवोल्यूशन में 400% का अंतर आता है। हर रेवोल्यूशन 400% कम समय में होती है। तो मतलब बहुत 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 बड़ा कुछ होने वाला है। अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है। 100 साल पहले बैलगाड़ी में चला करते थे, अभी 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले टेक्नोलॉजी वाले हमारे पास जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं। कितना समय लगा, और बैलगाड़ी में चलने में कितना समय लगा, तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर। तो वो अंतर अभी हमने कुछ देखा भी नहीं है। दुनिया तो खत्म होने वाली नहीं है, कंपाउंडिंग तो रुकने वाली नहीं है। हम बहुत कुछ बड़ा देखने वाले हैं। पहली चीज कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अब उस बड़े देखने के एक्शन में हम अभी तक कहाँ स्टैंड कर रहे थे। इसमें वेल्थ क्या होता था, वेल्थ इज इक्वल टू वैल्यू एंड सिस्टम। एक सिस्टम जो वैल्यू जनरेट करे, पैसा इज इक्वल टू वैल्यू, और वैल्यू कैन बी क्रिएटेड, it would be created by creating a system, and to create a very great system you have to be creative, and if you do things which are replicable, which are not creative, and easier the chance of it being replicable, उस सिस्टम को आसानी से किया जा सके, जैसे वजन उठाना, तो वो उतने आसानी से रिप्लेस हो जाएगा और उसका पैसा उतना कम मिलेगा आपको। और जितना आप क्रिएटिव वाले फील्ड में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। ये है, जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जाऊँ और क्रिएटिव ना हो, मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। यूएस में चला जाऊँ तो 10 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मैं क्रिएटिव हूँ और कुछ ऐसा ऐप बनाऊँ जिसको आज तक किसी ने सोचा नहीं था, जैसे फेसबुक, और उसको मास कर दूँ, साथ ही में मैं सेल्स के और मार्केटिंग का जो सिस्टम बनाना था उसको बना लूँ, उसके लिए लोगों को हायर कर लूँ, उसका हेड बन जाऊँ, क्रिएटिव आदमी ही हायर कर लूँ, उसको आइडिया ही चुरा लूँ, जैसा भी फेसबुक ने मार्क जुकरबर्ग ने जैसे किया था, तो मैं बहुत अमीर होऊंगा। हो सकता है इस सिस्टम के ऊपर भी एक नया सिस्टम बना लूँ और कुछ और ही आउट ऑफ द माइंड सोच लूँ। और इस क्रिएटिविटी में अक्सर ईगो हर्डल बनता है, सोसाइटी का भी और खुद का भी। और इस क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर पॉसिबिलिटी का होता है, और उस पॉसिबिलिटी के साथ खेला जा सकता है। अगर आप रैंडम लक से खेलें तो सबसे कम होगा, अगर आप ट्राई करें उस लक के लिए तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर आप उस लक के लिए रेडी हो जाएं तो वो और ज़्यादा होगा, और अगर आप उस लक को लाना सीख जाएं तो और भी ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ। अभी तक तो कम से कम वेल्थ बनता था इस दुनिया में ऐसे। अब आगे सिस्टम किस चीज़ का रूप लेंगे, नए एसेट क्लास और कौन से आएंगे, अभी हाल ही में क्रिप्टो है, क्रिप्टो में बात करते हैं बाद में, उनको आप समझ पाएंगे, क्रिएटिव हो पाएंगे, खुद का नया कुछ बना पाएंगे, और भी ज़्यादा बड़ा वेल्थ बनेगा। जरूरी नहीं है कुछ खुद का ही नया बनाए, किसी ने जो बनाया है मगर वो रेप्लिकेबल नहीं है, अभी तक ज़्यादा लोगों ने रेप्लिकेट नहीं किया है, और आप अगर उसको रेप्लिकेट कर लें तो भी आप बहुत वेल्थ बनाएंगे। दैट्स इट। ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है, ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को।